नमस्कार आप सभी को। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th का एक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और साथ में इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं हर क्वेश्चन के उसको वहीं पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क क्वेश्चन हैं, जिसमें 18 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज के आपके हैं और उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है वो एसर्शन एंड रीजनिंग के हैं। तो ये हमने कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस किए हैं इस लास्ट वीडियो में। तो इसका ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। तो पार्ट 2 में हम आज सेक्शन बी से शुरू करने वाले हैं। तो सेक्शन बी, जैसा कि आपको मालूम है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक ये 5 क्वेश्चन हैं सबसे पहले, और 2 मार्क्स ईच हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये 10 मार्क्स का सेक्शन आपका होता है। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। तो हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हमने कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हैं। दिन में हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं। सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस की हमने अलग से वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप वो सारी देख सकते हैं। आपको मदद मिलेगी अब जब आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सेक्शन जो है एमसीक्यूज़ का सेक्शन कंप्लीट किया है, तो हम इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास सेक्शन बी है। अब इसे हमें डिस्कस करना है। आज एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन 21, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। Check whether the function fx is equal to x square mod x is differentiable at x equals to 0 or not। तो डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी है। तो आपको क्वेश्चन में इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा हम वहीं पर उसको डिस्कस कर लेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे आपको। तो सबसे पहले तो आप अपना फंक्शन देखिए। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज, अब ये मॉड्यूलस फंक्शन है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये 0 से बड़ा होता है x, तो फिर ये पॉजिटिव रहता है, यानी ये आपका x क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि x आपका ये भी पॉजिटिव रहेगा ग्रेटर देन 0 होने पे। x लेस देन 0 होगा तो ये x नेगेटिव होगा, तो ये माइनस का x क्यूब आ जाएगा। तो ये आपको पहले तो इस तरह के मॉडुलस फंक्शन को ऐसे आपने ब्रेक कर लेना। उसके बाद जो है आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, तभी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जब दोनों ही इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एस डी, तो एल एस डी इज इक्वल टू आपका क्या है, ये लिखते हैं आप एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप 0 पे चेक कर रहे हैं, तो अब आपका एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, ये बनेगा आपका इस तरह से, क्योंकि आप x एट एक्स इक्वल्स टू 0 चेक कर रहे हैं। ठीक है, यही पूछा है, 0 पे ही चेक करने को कहा गया है। तो जब आप लेफ्ट साइड से देखेंगे फंक्शन को, तो लेफ्ट में आपके पास ये है माइनस का एक्स क्यूब, तो आपका फंक्शन ये यूज करेंगे यहाँ पे इस जगह पे। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एफ एक्स प्लस एच यानी 0 प्लस एच है, तो यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच का क्यूब, माइनस एफ 0 करेंगे तो ये आपको 0 ही मिलेगा, अपॉन एच ये लिखना है। और इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस एच क्यूब अपॉन एच, लिमिट तो है ही है, एच टेंड्स टू 0, अभी तो 0 अपॉन 0 फॉर्म है, तो आप इसे फर्दर लिख लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका 0 आ गया। एल एस डी आपका 0 है। इसी तरह से आपको आर एस डी भी देखना होगा, आर एस डी एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। यहाँ पर आपको
राइट हैंड का फंक्शन यूज करना है, यानी आपको ये यूज करना है एक्स क्यूब। तो ये आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच क्यूब हो जाएगा माइनस 0 अपॉन एच। इसको भी आप देखेंगे तो वैल्यू आपकी आती है एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। तो सिंस आप लिखेंगे एल एस डी एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू आर एस डी एट एक्स इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ये जो फंक्शन है आपका, जो गिवन फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है। यस, देयरफॉर दिस फंक्शन इज, यानी देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। इस तरह से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो ये आपको कैसे करना है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था, तो डिफरेंशिएबिलिटी का आपको ये रूल यहाँ पे अप्लाई करके एल एस डी आर एस डी इसका चेक करना है और तब आपको अपना आंसर देना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ यस, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। पूछा था आपसे, चेक करने को ही कहा गया था, तो हमने इसको चेक कर लिया। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। इसका बी पार्ट भी हम करेंगे। ये ए पार्ट है, आपको एग्जाम में एक ही करना है, जो भी आपको आसान लगे उस समय, जिसमें आपको लगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप उसे सॉल्व करेंगे। बट हम यहाँ पे दोनों ही डिस्कस करेंगे। लेट मी टेक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट 10 रूट x, ऐसा आपका फंक्शन है और आपको ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट। तो यानी सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चेन रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले रूट एक्स का चेन रूल लगाएंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो 2 रूट 10 रूट एक्स। तो पहला चेन रूल लगा रूट एक्स वाला। देन उसके बाद 10 रूट एक्स। अब 10x के लिए आपको चेन रूल लगाना है, 10 रूट एक्स के लिए। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स के लिए लगाना है फिर से चेन रूल, तो 1/2 रूट एक्स। इतनी चीज़ें आपके पास आएंगी चेन रूल में, ठीक है। फिर से समझाता हूँ मैं। सबसे पहले हम इसको रूट एक्स मान के लगाएंगे फॉर्मूला, तो रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। फिर हमने जिसको मान लिया, एज्यूम कर लिया, यानी 10 रूट एक्स, तो 10x का लगाएंगे, यानी हम इसको भी x मान लेंगे 10x। 10x का मतलब सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया दूसरा स्टेप। फिर हम रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 4 रूट 10 रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स। इतनी चीज़ें हमको मिल गई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ रूट एक्स है, तो हम इस रूट एक्स को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो गया रूट एक्स मल्टीप्लाइड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 4 रूट 10 रूट एक्स। अब देखें आप, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये वैल्यू है पूरी, तो यानी नीचे वाली वैल्यू तो y ही है। और अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हटेगा, एक और स्क्वायर करेंगे तो ये पावर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये 10 स्क्वायर की मैं वैल्यू आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आपको चूंकि ऐसा लाना है, तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रूट एक्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर एक बार और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट एक्स, यानी ये वाई 4 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन 4, और ये रूट के अंदर ही है तो ये सिंपल वाई है, तो ये रूट डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा ये इस तरह से प्रूफ हो गया। इसमें प्रूफ ही करना था आपको, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आप अलग से दिखा सकते हैं, भैया इसको हमने स्क्वायर किया, एक बार स्क्वायर किया तो रूट हटा, फिर एक और बार स्क्वायर किया तो 10 स्क्वायर आ गया। इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। आई होप क्लियर है आपको। सिंपल चेन रूल का आपको इसमें यूज करना था। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो कंपैरेटिवली आसान लगेंगे आपको। तो अभी हमारा जो 22nd क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फंक्शन है आपके पास एफ एक्स
जो भी है उसको हम डेरिवेट कर देते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं एफ डैश एक्स, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए सबसे पहले हमको डेरिवेटिव यानी क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। ये आ जाएगा 12x² यानी 3x², 3 4 जा 12, 12x² माइनस x² का हो गया 2x तो 36x और प्लस 27, इतना ही आता है। इसमें से हमारा कॉमन क्या हो सकता है, हम कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 4x² माइनस ये 12x और ये प्लस 9। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, बट आप यहाँ पे देखिए, हम चाहे तो इसको एफ डैश एक्स को 0 करें, क्रिटिकल पॉइंट निकालें, बट यहाँ पे आपको कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ट्रिक्स के थ्रू भी आप उसको कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। अदरवाइज हमारा नॉर्मल तरीका क्या है कि हम एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, उसके बाद हम क्रिटिकल। तो लेकिन यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, ये है 2x², ये है 3 और 3 2 जा 6 2 जा 12, ये है माइनस 2ab, 2 × 3 × 2x, ऐसा है। यानी कुल मिलाकर ये है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप चाहे तो इसको एफ डैश एक्स को 0 करें, अदरवाइज आप ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है और 3 से मल्टीप्लाई है। तो ये एफ डैश एक्स आपका यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, 0 भी नहीं होगा, ठीक है। यानी ये ग्रेटर देन 0 आने वाला है एफ डैश एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो जब ये इस तरह से आपका कोई क्वेश्चन आता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप यहाँ पे आसानी से ये बता सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट R। पूरे रियल नंबर पे ये केवल इंक्रीजिंग है। जब इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग होता तो ही जो है ऐसा कुछ होता कि ये ऐसे इंक्रीज होता फिर यहाँ से डिक्रीज होना शुरू होता, तो ही इसमें मैक्सिमा या मिनिमा का कुछ कॉन्सेप्ट आता। तो यानी पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग के साथ फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा तो ही आपको मैक्सिमा मिलेगा, और अपोजिट होता है कि डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग होगा तो आपको मिनिमा मिलेगा। बट ये तो थ्रू आउट आर इंक्रीजिंग है, इसलिए इस फंक्शन में ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। तो देयरफॉर थ्रू आउट यहाँ लिख सकते हैं हेंस एफ एक्स हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो बड़ी आसानी से आप, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप आसानी से इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, नॉर मिनिमा, ठीक है। दूसरा तरीका ये था कि आप एफ डैश एक्स को 0 करते, यहाँ से x की वैल्यू निकालते जो कि आपको मिलती 3/2, फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते, फिर उसमें भी आपको यही बताना पड़ता कि ये तो इंक्रीजिंग ही है इसलिए ये इसमें मैक्सिमा मिनिमा होगा नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन इस तरह से आपने देना है। तो मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आपका इससे क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको इतना बता के जाता है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 23। 23rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए पार्ट। इसमें आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में क्या है, x√1 + 2x आपका इंटीग्रेशन के लिए मिला हुआ है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो रूट वाली चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रूट रहेगा तब तक आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको लिखना है लेट 1 + रूट का जो भी रूट के अंदर है 1 + 2x = t, इसको t ले लिया हमने, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 1 + 2x = t² एंड x = 1 को शिफ्ट करेंगे t² - 1/2, ऐसा ये x की वैल्यू मिल जाएगी। बट यहाँ पे आपको इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है, ठीक है। तो 1 + 2x = आपने जब t² लिखा, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, 1 + 2x = t² है, डिफ्रेंशिएट करिए, 1 का 0 हो गया, 2dx = 2t dt, ऐसा आपको मिलेगा डिफ्रेंशिएट करने पर। ये आपके 2 कट गए, तो dx की जो वैल्यू है वो t dt मिलने वाली है, तो ये आप डालेंगे। तब आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जरा देखिए, i हो जाएगा i = इंटीग्रेशन x की वैल्यू तो आ रही है t² - 1/2 हम बाहर लिख देते हैं, ये तो आ गई इस x की वैल्यू। ये पूरा
जो है t है, तो यहाँ पे हम इसको t लिख देंगे, और एक हमारा t dt और आ रहा है तो ये t dt भी लिखेंगे। तब क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं टी स्क्वायर से, तो ये t की पावर 4 है और ये t स्क्वायर है और ये dt। तो अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है उसके बाद, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, आप बाहर लिख लें, t4 का हो गया t की पावर 5/5 माइनस टी स्क्वायर का हो गया t³ प्लस c। तो t की वैल्यू अब आपको t5 और t³ यहाँ पे डाल देना है जो आपके पास ऑलरेडी है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, t की वैल्यू है 1 प्लस ये आपका 2x का रूट, ठीक है, तो वहाँ पे हम 1 प्लस 2x का पावर 1/2 डालेंगे। तो ये देखिए हम इसको लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1/2 t मतलब 1 प्लस 2x की पावर है 1/2, तो यानी 5/2 हो जाएगा, अपॉन 5 माइनस 1 प्लस 2x की पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। यही आपका इसका आंसर है और ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से हमने इसको करना है, ठीक है। t की वैल्यू को वापस यहाँ पे डाल देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, तो सेकंड भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि जिसमें भी जो ऑप्शनल पार्ट है उसको भी हम डिस्कस करें ताकि हमारे कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर हो जाएं। ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन दिख रहा है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि 2 मार्क्स में ही है, तो कुछ ज़्यादा काम इसमें नहीं है आपके लिए। सो लेट मी राइट i इज इक्वल टू 0 to π²/4, ये आपकी लिमिट है, and this is sine root x upon root x dx. So what you have to do is let this root x is equal to t. तो रूट x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट x dx is equal to dt. This will be, तो ये आपका बन जाता है 1/root x dx is equal to 2 dt. So what does it mean? It means you can replace this 1/root x, इतना हिस्सा आपके रिप्लेस कर सकते हैं by 2 dt और ये sin t हो जाएगा। So what this becomes, I is equal to, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं अभी लिमिट नहीं चेंज कर रहा हूँ। So आप देखें मैं किस तरह से लिमिट को अप्लाई करूँगा। तो ये मेरा बन गया sin रूट x को हमने t लिया तो sin t हो गया, बाकी सारा हमारा 2 बाहर लिख लेते हैं और ये dt हो गया, इतना हमारे पास बचता है क्योंकि 1/√x और dx पूरा ही गायब हो गया 2 dt से, 2 हमने बाहर लिख दिया, dt यहाँ लिख दिया और ये sin t हो गया, और sin t का हम इंटीग्रेशन लिख लेते हैं सीधा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, अब sin t का जो इंटीग्रेशन है वो आपका है माइनस का cos t, ठीक है, sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, और लिमिट है आपकी यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है 0 से लेकर के π²/4। लेकिन अभी आप लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट बात यही है क्योंकि हमने लिमिट को चेंज नहीं किया, लिमिट तो x की चल रही है, तो आप t की वैल्यू पहले डालेंगे उसके बाद ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे। तो t आपके पास है क्या, रूट x, तो आप पहले t को रूट x लिखिए फिर लिमिट अप्लाई करिए। i इज इक्वल टू 2, तो ये है माइनस cos रूट x एंड देन अप्लाई दी लिमिट π²/4। अब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ अपर लिमिट पहले लगाते हैं तो माइनस, तो ये आपका cos रूट के अंदर जब π²/4 जाएगा तो π/2 हो जाएगा, ठीक है, रूट π² का π और 4 का 2, और फिर होता है माइनस, लेकिन बाहर से एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये तो cos 0 ही हो जाएगा। इस तरह से अब आप देखें cos π/2 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो cos π/2 ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये 1 आ गया, तो आपका आंसर हो गया 2। इस तरह से ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये आपने इस तरह से करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 के दोनों ही पार्ट हमारे डिस्कस हो गए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर में पहुंच गए अब हम। लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन। A and B are two non-zero vectors. Non-zero vectors हैं, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। Such that A plus B is perpendicular to A. यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। ये इसके परपेंडिकुलर है A के, और ये वाला B के परपेंडिकुलर है, और हमें ये प्रूव करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर कब होते हैं वेक्टर्स? जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो का मतलब A इज परपेंडिकुलर टू B, ऐसा वेक्टर में हमने पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करते हैं। किस किस का? A plus B vector dot A is equal to 0. Now use distributive property, तो ये A का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि A डॉट A आएगा। फिर आप B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा B डॉट A इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। लेट अस टेक अनदर वन। ये दूसरा भी है हमारे पास। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कह रहा है 2A प्लस B इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब इसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो यहां भी डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2A डॉट बी प्लस बी डॉट बी, दैट इज बी मॉड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास बी डॉट ए या ए डॉट बी, ये तो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लाते हैं इसी के नीचे। तो हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू बी डॉट ए और 2A स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डॉट ए या ए डॉट बी, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इज इक्वल टू 0। ये आपको इसके नीचे लिख लेना है इस तरह से, और उसके बाद आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा? देखो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ रेड से, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने से क्या है कि आपका ये 2A डॉट बी कैंसिल हो गया, केवल आपके पास बचता है -2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये वेक्टर है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यू कैन से इसको शिफ्ट कर दीजिए उधर, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 2A मैग्नीट्यूड स्क्वायर, रूट ले लीजिए दोनों तरफ, और b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट 2 का रूट, और ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना था यहाँ पर। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस 24th क्वेश्चन। वेक्टर का क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी आता है, या तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या उसी से रिलेटेड कोई ना कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पर आप यूज करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा इसमें। 25th क्वेश्चन, ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। ये भी हमारा वेक्टर का ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इन गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, फिगर गिवन है। AB वेक्टर आपको गिवन है, दिस इज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, दिस इज योर AB वेक्टर। एंड DB वेक्टर इज ऑल्सो गिवन, DB वेक्टर इज 3i कैप माइनस 6j कैप एंड प्लस 2k कैप। तो आप क्या करें, इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, ये ऐसे चल रहा है वेक्टर, ऐसे चल रहा है, इज इक्वल टू ये है, तो मैं लिखता हूं DA प्लस AB इज इक्वल टू DB। हम ये यहां पे ट्रायंगल लॉ एडिशन वेक्टर्स का अप्लाई कर रहे हैं। AB वेक्टर हमारे पास है, DB वेक्टर भी हमारे पास है। फाइंड AD चाहिए तो हमें केवल साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप AD चाहिए तो आप ऐसे भी ले सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप और लिख दूं अगर मैं, तो अब आप देखिए होगा क्या, AD इज नथिंग सिंपली माइनस DA। अगर मैं AD निकालूंगा तो नेगेटिव कर दूंगा DA का। तो आप नॉर्मल देखें, एरो के हिसाब से चल लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, अदरवाइज आप ऐसे भी चल सकते हैं, इसका डायरेक्शन यहाँ कर देंगे तो फिर ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा।
तो हमारे पास अभी डी ए निकल रहा है, तो हम पहले डी ए ही निकाल लेते हैं। तो डी ए हमको चाहिए, फिर हम उसका नेगेटिव कर देंगे तो ए डी हो जाएगा। तो डी ए वैक्टर हो जाएगा क्या, डी बी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर, ये आपको यहाँ से दिख रहा है, डी बी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर। डी बी आपके पास क्या है वो लिख लीजिए, डी बी है आपके पास 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, माइनस ए बी वैक्टर है आपके पास 2i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3 से आपका 2 गया तो i कैप बचा, माइनस 6 और प्लस 4 तो माइनस का 2j कैप बचेगा। इसके बाद 2k यहाँ पे प्लस का है और माइनस का 5k है तो माइनस का 3k बचेगा, जो कि आपका डी ए वैक्टर है। बट यू नीड ए डी वैक्टर, ए डी वैक्टर है तो साइन चेंज कर लें, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप, ये आपका ए डी वैक्टर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट इज फाइंड ए डी, ए डी हमने फाइंड आउट कर दिया। हेंस फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर में आपको मैं बताता हूँ, तो ये देखो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्ट भी साथ साथ ही आपके आ जाते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एरिया जो है वो वेक्टर में आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उनका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे ये ए डी और ए बी, ए डी क्रॉस ए बी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। ए डी हम निकाल चुके हैं, ए बी हमारे पास है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यहाँ थोड़ा सा इस जगह पे आ जाते हैं। ओके, तो हम निकालेंगे एरिया जो कि है इन दोनों के ए डी और ए बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो जब आप ए डी क्रॉस ए बी करेंगे तो इसको आप अलग से निकाल लें। पहले क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये आपको बताया हुआ है, हमारी पिछली वीडियोस में कई बार हम इसको कर चुके हैं। आई जे के आप यहाँ लिख लेंगे। अब ए डी आपका ये वेक्टर है तो इसके कोफिशिएंट लिखिए, -1 है। इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करेंगे तो आसानी से दिखेगा। ये हम कर लेते हैं। तो ए डी के आप लिखेंगे, ए डी आपके पास यहाँ पर है ये, तो इसका -1 है, जे का यहाँ पे 2 है और ये 3 है, -1 2 3। और ए बी वैक्टर तो आपके पास ऑलरेडी है, तो 2 -4 एंड 5, 2 -4 एंड 5। तो हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को लिख लेते हैं, आई इंटू ये कॉलम ये रो छूटेगा, तो ये 5 2 जा 10, 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 ये आ रहा है, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, माइनस होता है प्लस हो गया, माइनस जे करेंगे तो जे में आपका सेकंड कॉलम छूटेगा, तो ये बचेगा -5 एंड माइनस का 6, 3 2 जा 6, प्लस के पे थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये हो गया प्लस का 4, 4 - 4, 2 2 जा 4, 4 - 4, ये आपका हिस्सा 0 हो गया। तो अब आपके पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया ये आया 10 + 12 22 आई कैप, और यहाँ से भी ये 11 हो गया, प्लस का 11 प्लस 11 जे कैप, के वाला हिस्सा 0 हो गया। अब आपको एरिया लिखना है, एरिया इनका मैग्नीट्यूड कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इसका तरीका भी बहुत सिंपल है, आप पूरा करना चाहे तो करें, अदरवाइज आप सिंपल ऐसे ही कर दें इसको। इसमें आपका 11 जो देखिए 22 है, तो इसको हम 11 स्क्वायर इसमें से निकाल सकते हैं। ये 11 × 2 एंड 11 × 2 बार है 22 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं कॉमन, तो बचेगा हमारे पास 2 स्क्वायर यानी 4 और प्लस 1, तो 11 आपका बाहर आ जाएगा और ये √5 हो जाएगा। 11 √5 आपका इसका एरिया हो गया इस पैरेललोग्राम का। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन है, किस तरह से आपने इसको वेक्टर का क्वेश्चन है सॉल्व किया, ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन।
तो ये अब आपका 25th क्वेश्चन था, तो इसका मतलब आपने सेक्शन बी को कर लिया है कंप्लीट। अब आते हैं हम सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम अब देखते हैं। तो सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट है, इसको आप देखिए क्या कह रहा है। दिस इज अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, एक आपको सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल, इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन। रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, तो एक्स कॉमा वाई सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, इज लेस देन 8। चेक वेदर दिस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तीनों चीजें चेक करनी है, एक एक करके हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, जब भी आप रिफ्लेक्सिव चेक करें तो आपको बताना है सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि एक्स आर एक्स, यानी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स और वाई, यानी एक्स वाई की जगह आपको एक्स एक्स मिलेगा। तो यानी एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, अगर ऐसा है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दी दैट रियल नंबर, या जो भी आपको सेट गिवन है, तो फिर रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है। या इसको अदर वर्ड्स में आप कहते हैं कि एक्स कॉमा एक्स जो है वो आपके आर को बिलोंग करना चाहिए, आर मतलब इस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो जरा देखते हैं कि एक्स कॉमा एक्स अगर आर बिलोंग्स टू आर है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके देखना पड़ेगा, सेम एलिमेंट लेना पड़ेगा, वाई नहीं लेना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो गया 0, ये 0 आ गया। 0 इज लेस देन 8, सो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये तो बिल्कुल सही है। तो अगर आप सेम एलिमेंट के साथ देख रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर जो आर है यानी रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है ये रिलेशन, क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर सेम एलिमेंट ले लें तो खुद के साथ रिलेशन बन रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। फिर हम करते हैं सिमेट्री। सेकेंड नंबर पे हम लिखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्री चेक करते हैं। तो सिमेट्री जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास जो रूल है सिमेट्री का वो ये है कि इफ x आर वाई, x is related to y implies that y आर x, y x के साथ भी उसी रिलेशन में है for all x y belongs to the r, यानी रियल नंबर। x अगर r के साथ रिलेट, x अगर y के साथ रिलेट हो रहा है तो y को भी x के साथ में रिलेट होना चाहिए। ये आपका सिमेट्री है। तो देखते हैं इसमें सिमेट्री होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे हम इस रिलेशन के लिए चेक करेंगे सिमेट्री को। तो हम लिखेंगे इफ x r y, और यू कैन से x y बिलोंग्स टू r अगर है, यानी आपके रिलेशन में है, दिस एम्प्लाइज क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको गिवन है कि ये लेस देन 8। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है अगर आप एक्स और वाई को चेंज भी कर दें, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कर दें, तो भी वो लेस देन 8 ही होगा, क्योंकि आपने तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव लेनी ही नहीं। पॉजिटिव का नेगेटिव का कोई यहाँ पे है ही नहीं, जो भी सब्ट्रैक्शन करके आएगा वो एब्सोल्यूट ही आएगा। तो इसी से ये भी कंक्लूजन आ जाता है, दिस इम्प्लाइज दैट y कॉमा x बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक भी है। तो ये रिलेशन बड़ी आसानी से सिमेट्रिक भी हमको दिख रहा है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। देयरफॉर हम लिख देंगे r इज सिमेट्रिक। ठीक है। तो कोई भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं देना है, जनरल बात हो रही तो जनरल ही बोल देना है। मतलब आप चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि भाई ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। यानी मान लीजिए मैंने 1 और 2 ही लिया, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल है, तो 1 का स्क्वायर मुझे मालूम है 1 है और 2 का स्क्वायर मान लीजिए 4 है। ये 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर देखा, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का एब्सोल्यूट क्या मतलब हुआ, 1 माइनस 4 का एब्सोल्यूट यानी आपका 3। तो 3 तो लेस देन 8 है ही। अब अगर आप 2 1 को देखेंगे तो 2 1 के लिए भी क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का एब्सोल्यूट, ये भी 3 ही है, ये भी लेस देन 8 है। मतलब आपको अपने को समझाना भी है कि क्यों आपने ऐसा लिखा है। तो ये आपका सिमेट्री होगा। अब आते हैं हम मेन पार्ट पे, जो कि है ट्रांजिटिविटी। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये चेक करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये चल रहा है और आपका सेट भी देखिए, यहाँ पे आपका सेट ए है, तो आप जहाँ जहाँ मैं आर कह रहा था तो आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, ये बिलोंग्स टू सेट है।
ठीक है। तो आप जब डेफिनेशन दें तो आप अपने सेट को बता दें कि ए सेट इसी के एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इतने एलिमेंट्स। अब इस सेट के हम कोई 2-3 एलिमेंट ले करके देखते हैं कि क्या ट्रांजिटिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। 1 2 3 ले लेते हैं। देखिए, अब मैं पहले तो लिखता हूँ यहाँ पे कि ट्रांजिटिव रिलेशन में हम करते क्या है। ट्रांजिटिविटी जब हम लिखते हैं, ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यानी रिलेशन एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड भी लिस्ट में, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ये तो डेफिनेशन है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जो भी आपका सेट है, उसी सेट के एलिमेंट्स की बात हो रही। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे क्वेश्चन में जो हमारे पास जो सेट है उसको आप दोबारा से अगर देखें तो सेट में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 है। तो मैं इसके कोई 2-3 एलिमेंट पे चेक करता हूँ क्या ऐसा ट्रांजिटिविटी हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि नहीं हो रहा है तो फिर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, हमको समझाना पड़ेगा कहाँ पर नहीं हो रहा है। 1 2 एंड 3 लेते हैं, ये 3 एलिमेंट पे चेक करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम देखते हैं 1 एंड 2। 1 2 का मतलब क्या हो गया, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, that is 1 minus 4, that is 3, एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, that is less than 8। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 बिलोंग्स टू R, ये हो गया। तो 1 और 2 तो हमारे रिलेशन में है। अब हम देखते हैं 2 3, 2 3 मीन्स व्हाट, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 माइनस 9 यानी 5, माइनस 5 यानी 5, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 इज लेस देन 8। ये भी ट्रू हो गया। दिस इम्प्लाइज देयरफॉर 2 3 बिलोंग्स टू R। देखो मैंने बताया था ना, एक्स वाई फिर वाई जेड, तो एक्स वाई कर दिया हमने पहले, अब वाई जेड भी कर दिया। अब हम देखेंगे कि 1 और 3 का रिलेशन भी होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव हो सकता है। तो अगर 1 3 होता है तो फिर ये है, अदरवाइज नहीं। लेट अस चेक 1 3। 1 3 का मतलब है 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 1 माइनस 9 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 8। अब ये लेस देन 8 नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। देखिए यहीं पर क्लियर हो गया, 8 इज नॉट लेस देन 8, 8 इज इक्वल टू 8। तो देयरफॉर यहां से क्या हुआ, 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R, ये आपके रिलेशन में नहीं, इसलिए ये रिलेशन देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इस तरह से सॉल्व होना है इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया 3 मार्क्स का। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी है तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट को देख पाएंगे क्या है हमारे नेक्स्ट पार्ट में। इसी का ये देखिए 26 क्वेश्चन में हम लोग हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 26। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, हमने चेक कर लिया रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ये हमारा यहाँ से इसमें प्रूफ हो गया। लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर, fx आपको गिवन है, यानी b पार्ट हम लोग कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू है आपके पास ax प्लस b, और f1 आपको दिया हुआ है, f1 इज इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 डालें तो आपकी एक इक्वेशन बन जाती है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा बोला है f2 इज इक्वल टू 3, तो f2 आपको 3 दिया हुआ है, तो 2 डालें तो ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। तो सबसे पहला काम तो आपको ये ए बी को ढूंढना है, तो ये सिंपल काम है, माइनस 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 किया, ये कट गया, माइनस ए बचा, यहाँ माइनस 2 हो गया, तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया। और ए प्लस बी चूंकि 1 है, फर्स्ट इक्वेशन बता रही है, 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो ए और बी की वैल्यूज सबसे पहले ढूंढनी है। तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपका फंक्शन मिल जाएगा। फंक्शन हो जाएगा क्या, ax मतलब 2x माइनस 1। सो ये आपका एक्चुअली फंक्शन अब सही फॉर्म में आ गया, वेयर यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो ये आपका ये हो गया फाइंड द फंक्शन। फाइंड द फंक्शन ये हो गया आपका,
Hence check whether this function is 1 1 on 2. अब इसकी 1 1 on 2 को चेक करना है। R2R फंक्शन है, ये आपने देख लिया है, तो हम इसका 1 1 on 2 चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पर ही मैं 1 1 on 2 का भी बताता हूँ। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करें, इंजेक्टिव। तो 1 1 on 2 के लिए हम 1 1 के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2। हम मानते हैं कि दो इमेजेस सेम है। fx1 का मतलब है 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1। तो fx डिफाइंड है ना, x की जगह x1 लिख लिया, इधर x2 लिख लिया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। अगर ये आता है देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, तो ये 1 1 आपका प्रूफ हो गया। तो ये तो 1 1 करना है, 1 1 के लिए आप ऐसे करते हैं। ऑन टू देखते हैं, सेकंड है ऑन टू। ऑन टू कैसे फंक्शन को, ऑन टू के लिए आपको fx इज इक्वल टू वाई प्रूफ करना पड़ता है। अब आपका जो फंक्शन fx है वो है 2x माइनस 1। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी, सेपरेट वीडियोस भी बनी है हमारी 1 1 ऑन टू फंक्शन पे, तो वहाँ पर भी बताया हुआ है कि इसको आप y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ से x निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपका यहाँ से 2x इज इक्वल हो जाएगा y प्लस 1, x इज इक्वल हो जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप देखेंगे कि x के r होने के लिए y भी r हो सकता है। तो यानी अगर आप इसको ऐसे देखें, या तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज देख लें, या दूसरा तरीका है कि आप fx इज इक्वल टू वाई दिखा दें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको करते हैं। fx इज इक्वल टू वाई आना चाहिए अगर आपका फंक्शन ऑन टू है तो। अब हम fx निकालते हैं। fx हमारा कैसे डिफाइन है, हमारा 2x माइनस 1 ऐसे डिफाइन है, लेकिन x की वैल्यू क्या है, y प्लस 1। तो x की जगह हम 2 इंटू वाई प्लस 1 अपॉन 2 डालते हैं, माइनस 1 लिखते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 2 कट गया तो बचा y प्लस 1 माइनस 1, तो ये y आ गया। तो ये दूसरा तरीका भी है कि आप ऐसे दिखा दें, fx इज इक्वल टू वाई हो गया, तो देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि R2R चल रहा था, देयरफॉर fx इज ऑन टू। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें आपने पहले फंक्शन फाइंड आउट किया और उसके बाद जो है आपने चेक कर लिया कि ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं। तो हमने देखा कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए था। तो ये आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 26 क्वेश्चन। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास 27 क्वेश्चन है। ये देखिए, ये एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आ गया, फिर से आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये एक आपका, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको दिया हुआ है कुछ, और ये इसके बाद आपने इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy बाई डी एक्स की। तो dy बाई डी एक्स अगर आप निकालेंगे तो ये आप देखिए। ओके, हम आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, ए पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप x को साइन अल्फ़ा और y को साइन बीटा ले लेंगे, तब ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से होगा। अदरवाइज आप अगर सीधा डिफरेंशिएशन करने में लगे रहेंगे तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, उलझ जाएंगे इसमें। तो अगर आप ये ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, ज़रा देखते हैं। तब आपका ये जो एक्सप्रेशन बनता है ये चेंज हो जाता है। तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ऐसी इक्वेशन आपकी ये बन जाती है। एंड नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा, और रूट हटेगा तो कॉस अल्फ़ा, तो ये आपका कॉस अल्फ़ा बच गया, प्लस और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा होगा, रूट हटेगा तो कॉस बीटा रह जाएगा। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, एक साइन अल्फ़ा माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई की, और एक कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की। तो ये आइडेंटिटीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटीज क्लियर नहीं है तो
फिर दिक्कत है। मैं पहले आपको आइडेंटिटीज बताता हूँ कि कौन सी आइडेंटिटीज कैसे यूज करेंगे। एक होती है साइन x प्लस साइन y, ये होती है 2 साइन x प्लस वाई बाई टू कॉस x माइनस वाई बाई टू। तो ये तो यहाँ पे यूज होने वाली नहीं है, तो ये एक आइडेंटिटी है। अब इसी में अगर मैं साइन बदल दूं यहाँ पे साइन x माइनस साइन y, तो यहाँ पर भी साइन बदल जाते हैं 2 साइन x माइनस वाई बाई टू कॉस x प्लस वाई बाई टू। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज करूंगा। कौन सी वाली? ये वाली। फिर होती है कॉस। मैं चारों आइडेंटिटी आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडेंटिटीज भी साथ साथ याद हो जाए। तो जब कॉस की ये आपकी प्लस की होती है तो इसमें दोनों ही कॉस होते हैं, 2 कॉस x प्लस वाई बाई टू एंड कॉस x माइनस वाई बाई टू। और जो कॉस की माइनस वाली आइडेंटिटी होती है उसमें दोनों ही साइन के होते हैं, -2 साइन x प्लस वाई बाई टू साइन x माइनस वाई बाई टू। तो ये आपको 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वहाँ से आपने यूज करनी है। तो इन आइडेंटिटीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक कॉस x प्लस वाई की और एक साइन x माइनस वाई। तो अब मैं सीधा आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे कॉस x प्लस वाई, दोनों यहाँ पे 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये हो जाएगा। इधर आपका a है, यहाँ साइन की लगाएंगे आप, तो यहाँ पे साइन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये आपको अभी मैंने बताया, वही आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब आपको एक तो ये देखें कि 2 आपका खत्म हो गया दोनों तरफ। दूसरा, चूंकि आपके सब प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब आपके पास जो बचता है वो देखिए, बचा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ ले आते हैं इसके नीचे, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल टू ए। ऐसा आपको बच गया यहाँ पे। इतना करने के बाद ये हो गया आपका कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई टू साइन कॉस अपॉन साइन है इज इक्वल टू ए। अब इस कॉट को शिफ्ट करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, ऐसा हो जाएगा। 2 को भी शिफ्ट कर देंगे तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। यहाँ आपको पहुंचना है इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले। अब यहाँ पहुंच गए तो अब आप वापस क्या करेंगे, जो अल्फा और बीटा है उनकी वैल्यूज डाल देंगे। तो अल्फा क्या था आपका, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी साइन इनवर्स x, और जो बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y हमारे अल्फा बीटा को रिप्लेस कर लेंगे अब हमारे यहाँ पर इस जगह पे। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स a। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, लेकिन चूंकि y का कर रहे हैं तो साथ में dy बाई डी एक्स भी आएगा। इज इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें कोई एक्स वाई है नहीं तो ये 0 हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आप dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं तो इसको उधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ये यहाँ पहुँच जाएगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं, यही हमको प्रूव करना था हमारे क्वेश्चन में। ये देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने प्रूफ कर दिया। ये हमारा इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको अब इरेज करके हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम क्वेश्चन नंबर 27 चूंकि कर रहे हैं,
इसको हम अब इरेज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का एक पार्ट हमने डिस्कस किया। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। लुक एट दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कंपैरेटिवली आसान है, तो आप जब भी एग्जाम करें तो क्वेश्चन देख लें कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली सिंपल है। y इज इक्वल टू 10x की पावर x है। तो ये सिंपल आप देखें, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बताया है कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेना है। लॉग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ले लेना है। जब लॉग लेंगे तो ये लॉग 10x की पावर x होगा, तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये आपका x लॉग 10x ऐसा बन जाएगा। लॉग y इज इक्वल टू, तो अब आपका फंक्शन ये ऐसा हो गया। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आपको dy बाई dx ही पूछा है, तो आप सिंपल से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन अब आसान है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log y का करेंगे तो log x का 1/x होता है, log y का 1/y होगा, लेकिन चूंकि चेन रूल लगेगा तो dy बाई dx भी आएगा। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया हुआ है। पहले फर्स्ट फंक्शन लिख लेते हैं और दूसरे का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो d अपॉन dx ऑफ log 10x हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, प्लस फिर हम log 10x लिख लेंगे और फिर d अपॉन dx ऑफ x लिखेंगे। तो यानी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x इंटू, अब log 10x का जब करेंगे तो पहले log x का लगाएंगे, तो जो कि होगा 1/x यानी 1/10x, x की जगह तो 10x है, इंटू फिर 10x का भी करेंगे जो कि होता है sec स्क्वायर x, प्लस log 10x यहाँ ऐसे ही लिख देंगे, x का होता है 1। तो ये आपका डिफरेंशिएशन भी हो गया। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारा हो गया 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको हम पूरा ठीक से लिख लेते हैं, x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 10x प्लस log 10x। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, y को शिफ्ट कर देना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड x sec स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस log 10x। एक और स्टेप हम लिखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास है, तो y की वैल्यू है 10x की पावर x, उसे हम यहाँ वापस डाल देंगे, तो ये फाइनली हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये था 10x की पावर x, अंदर आ गया x sec स्क्वायर x अपॉन 10x प्लस log 10x। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 27 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये इस तरह से लॉग का यूज आपको अप्लाई करना है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन जरूर इस तरह का कोई पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको आप ठीक से प्रैक्टिस कर लें तो आपको आसानी होगी इस क्वेश्चन को समझने में। लॉग का यूज तो आता ही है डिफरेंशिएशन में, नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा आपको, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं लॉग का यूज मिलेगा। तो 28 क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी आपको चॉइस में है क्वेश्चन, तो हम दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे एक एक करके। ये दो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कि जब मैं कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस करा रहा था, तो पार्शियल फ्रैक्शन का जब क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सेपरेट वीडियो में, उसको आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हम देख लेते हैं किस तरह से हम करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप उसको ठीक से करेंगे तब। इंटीग्रेशन है आपके पास में i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है ये दूसरा है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्ट इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोशिश करेंगे तो ये लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है दोनों, आपको ax प्लस बी और सी एक्स प्लस डी लेने पड़ेंगे। उसका तरीका बहुत ही सिंपल है कि आप इसको एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 को पहले इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के अलग लिख लें, और इसमें लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिख लें आप। तो ये बन जाता है आपका टी अपॉन टी प्लस 4 एंड टी प्लस 9। इस पे आप पार्शियल लगाएं, यानी a अपॉन टी प्लस 4, क्योंकि अब लीनियर है, और b अपॉन टी प्लस 9।
इसके बाद आप इसको एलसीएम ले लें, तो ए एलसीएम लेंगे तो ये कटेगा, ये इसके साथ जाएगा और बी के साथ आ जाएगा t+4, और इधर आपका t ही है, और नीचे का जो एलसीएम लिया वो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो लिखते नहीं है। फिर मैंने आपको एक और तरीका इसमें समझाया था, बताया था कि आप वैल्यूज़ कैसे निकालें। वैल्यूज़ निकालना बहुत आसान है। एक बार आप t की वैल्यू -9 डाल दें और एक बार t की वैल्यू -4 डाल दें, तो आपको दोनों ही वैल्यूज़ ए और बी मिल जाएंगी। मान लीजिए मैं 9 डालता हूँ माइनस का, कहाँ से आया -9? इसी को देख के पता लगा, t+9 है ना, तो -9 आएगा t की वैल्यू इसमें से। तो -9 इधर लिखेंगे इज इक्वल टू, जब इस पे आप -9 लिखेंगे a इंटू -9 + 9, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -9 + 4 करेंगे तो यहाँ -9 बचेगा, ये वाला हिस्सा 0 हो गया, यहाँ से -5b आएगा और b की वैल्यू आपको मिल गई 9/5। एक तो ये हो गया। इसी तरह से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? जब आप इसमें t को -4 लेके जाएंगे, तो -4 लिखेंगे यहाँ, तो -4 इज इक्वल टू a इंटू -4 + 9 प्लस b इंटू -4 + 4, तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा। -4 इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 5a, तो a की वैल्यू आ गई -4/5, -4/5। ये 9/5 आई थी और ये -4/5। अब आपको अपना क्वेश्चन करना है, जो आपको एक्चुअली क्वेश्चन मिला हुआ था ये। अब एक और चीज़ यहाँ पे कर लेंगे, जब आप इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में वापस लेके जाएंगे जहाँ आपने शुरू किया था, देखिए आपने यहाँ पर शुरू किया था, तो अब आपका जो t/t+4 और t+9 है, दैट विल बी रिप्लेस बाई a मतलब है ये -4/5 इंटू t+4 एंड प्लस 9/5 t+9। तो यहाँ ये रिप्लेस हो जाएगा, इस जगह पे a और b को रिप्लेस कर देंगे। a की वैल्यू डाल देंगे -4/5, b की वैल्यू डाल देंगे 9/5। और इसके बाद हम वापस क्या करेंगे कि ये जो -4/5 लिखा है मैंने और इसके साथ में t+4 लिखा है, तो t तो x² था, तो उसको हम x² 4 ही लिख देंगे। ऐसे ही 9/5 लिखेंगे और t+9 को x² + 9 ही लिख देंगे बिफोर एंटरिंग इनटू इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन में जाएंगे। अब देखिए आपको इंटीग्रेशन करके बताते हैं इसका कि इंटीग्रेशन क्या होगा। i इज इक्वल टू, अब ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, -4/5 बाहर लिखिए, 1/x² + 4 dx ये है, प्लस 9/5 बाहर लिखिए, इंटीग्रेशन 1/x² + 9 dx ये है। तो अब आपका इंटीग्रेशन ऐसा हो गया। और यहाँ पे सिंपल देख लें, ये 4 2 का स्क्वायर है, तो मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, फिर सीधा इंटीग्रेशन लिख लूँगा। -4/5 इंटीग्रेशन 1/x² + a² लगने वाला है फॉर्मूला, इसमें 9/5 लिखा, यहाँ पे 1/x² + 3 का स्क्वायर होने वाला है dx। तो 1/ इंटीग्रेशन फॉर्मूला देखिए क्या है, x² + a² होता है dx, tan इनवर्स x/a और साथ में 1/a, ये आपका फॉर्मूला है, ये यूज़ करिए यहाँ पे, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसमें लिखेंगे i इज इक्वल टू -4/5 इंटू 1/a tan इनवर्स x/2 प्लस 9/5 इंटू 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस c। तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे 2 कटेगा, यहाँ पे 3 कटेगा, इसके बाद आपका फाइनल आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू -2/5 tan इनवर्स x/2 प्लस 3/5 tan इनवर्स x/3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का ये आपका फाइनली आंसर है। क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू किया था हमने, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। एक इसी का हम सेकंड पार्ट आज और कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो में हम 2-3 पार्ट में इस वीडियो को
कंप्लीट करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को करेंगे। तो अलग अलग पार्ट्स में करेंगे ताकि आप टॉपिक वाइज चीज़ों को समझ भी सकें। इकट्ठा आप सब करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये हमने यूज़ किया। अब हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन भी है, तो इसको भी हम क्विकली कर लेते हैं, बी पार्ट। तो ये देखिए, मैं जब इस तरह का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, और ये लिमिट का क्वेश्चन है। इसमें 1 2 3 लिमिट है और ये मॉड्यूलस फंक्शन है, 3 आपके मॉड्यूलस फंक्शन है। सबसे पहला काम इसमें आप सबको अलग अलग लिखिए सेम लिमिट में। जब तक आप ये करेंगे नहीं तब तक आप इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे और फिर कंफ्यूज होकर के चीज़ों को गलत करेंगे। तीनों में अलग अलग ले जाइए इंटीग्रेशन को, पूरी पूरी लिमिट्स के साथ में। ऐसे ये हमने कुछ नहीं किया, केवल इस इंटीग्रेशन को यहाँ भी और यहाँ भी पूरी लिमिट के साथ में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि अभी हमने मॉडुलस हटाया नहीं है। अब मैं आपको इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। 3 फंक्शन है आपके पास। मॉड ऑफ x माइनस 1 का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अगर x लेस से 1 से लेस हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो ये x माइनस 1 ही रहेगा। एक चीज़। मॉड ऑफ x माइनस 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर x लेस देन 2 हुआ तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ तो ये x माइनस 2 ही रहेगा। मॉड ऑफ x माइनस 3 को आप कैसे लिखेंगे? ये 3 माइनस एक्स लिख देंगे व्हेन x इज लेस देन 3, एंड x माइनस 3 ही लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें। तो जब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा इस क्वेश्चन में, तो फिर मेरा क्वेश्चन किस तरह से हो जाएगा जरा मैं आपको दिखाता हूँ। तो i इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा, यहाँ पर से लिखना शुरू करते हैं। देखो, लेस देन 1 है ही नहीं, तो 1 से 3 है सीधा, तो 1 से 3 है, तो ग्रेटर देन 1 में तो ये x माइनस 1 ही रहना, तो इसका तो यूज ही नहीं है। तो ये ही केवल 1 2 3 में आप सिंपल x माइनस 1 dx लिखेंगे, मॉड हटा देंगे, क्योंकि 1 से लेस है ही नहीं। प्लस अब आते ये तो हो गया। इसमें देखें, इसमें 2 से लेस में आपके पास 2 माइनस एक्स है, तो 2 से लेस यानी 1 से 2। इसमें आप 1 से शुरू कर रहे हैं लिमिट को, तो 2 तक जाएंगे और यहाँ पे 2 माइनस एक्स डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि लेस देन 2 होने पे ये 2 माइनस एक्स है। प्लस फिर 2 से 3 जाएंगे, तो 2 से बड़ा होने पे तो x माइनस 2 ही है, तो फिर कोई इश्यू है नहीं। तो बीच वाले के 2 हिस्से हो गए, इसके 2 हिस्से हो गए, इसका एक ही रहा क्योंकि इसमें 1 से कम था नहीं। तीसरे वाले में देखो, लेस देन 3 होने पे 3 माइनस एक्स होगा, ग्रेटर देन 3 है ही नहीं, तो 3 तो है ही सीधा, तो इसमें भी एक ही होगा। प्लस ये होगा 1 से 3, लेकिन लेस देन 3 है तो 3 माइनस एक्स लिखा जाएगा, नॉट x माइनस 3 dx। ये आपका ये 4 हिस्से हो गए। तो ये लिमिट को भी देखना है, लिमिट बताएगी कि कहाँ से कहाँ तक आप जाएंगे। इसी क्वेश्चन में अगर ये लिमिट 0 से होती, 5 तक होती, 4 तक, तो बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग बन जाते, क्योंकि सबके लिए फिर हमको ब्रेक करना पड़ता। तो इसमें केवल एक ही फंक्शन ब्रेक हुआ, बाकी नहीं हुए। अब आपका सिंपल इंटीग्रेशन है, इस तरह के क्वेश्चन में कोई बाकी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, तो आप इंटीग्रेशन कर दें। यहाँ पे मैं सीधा इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। x का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस 1 का हुआ x, लिमिट है 1 से 3, प्लस दूसरे में 2 का हुआ 2x, x का हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है हमारे पास 1 से 2, प्लस तीसरा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, लिमिट है 2 से 3, और जो आखिरी वाला है उसको भी हम सामने ही लिखते हैं, प्लस 3 का होगा 3x, x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 1 से 3। अब क्विकली हम लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में केयरफुली करना है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट पहले डालें, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2 माइनस 3, अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट होता है, 1 डालते हैं तो 1 बाई 2, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है, 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये पहला वाला सॉल्व हो गया। प्लस दूसरे पे लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट 2 है, 1 से 2 चल रही है हमारी दूसरी में, देखिए ये तो ऊपर वाले का था, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 बाई 2, पहला ब्रैकेट, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया, 2 2 1 जा 2, और ये माइनस 1 बाई 2, 1 का स्क्वायर, ये दूसरा वाला हो गया।
प्लस तीसरा देखते हैं, ये काम थोड़ा सा केयरफुली करना है, नहीं तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं। 3 लिमिट लगाइए तो 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 3 2 6 एक ब्रैकेट में माइनस लोअर लिमिट 2 2 2 4 2 का स्क्वायर 4 4/2 माइनस 2 2 4। ये आपका ये वाला हो गया, 3 हो गए। चौथे वाले को भी लिखते हैं और फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट है 3 3 9 माइनस 3 स्क्वायर यानी 9/2 एक ब्रैकेट में माइनस फिर 1, तो ये 1 3 1 3 एंड माइनस 1/2। ये हमारा यही स्टेप मेन होता है, इसके बाद तो आप सिंपल कैलकुलेशंस कर लेंगे। ओके, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 9 माइनस 6 3, ये तो 3/2 बच गया माइनस यहाँ से देखिए 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आएगा जो कि प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका पहला ब्रैकेट, तो ये क्लियर हो गया। प्लस दूसरे ब्रैकेट में आते हैं, 4 2 8 8 माइनस 4 4 4/2 यानी 2 माइनस, अब ये देखिए 2 2 4 4 माइनस 1 3, तो 3/2 आ रहा है तो माइनस 3/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। प्लस अगले पे जाते हैं, ये हो गया 6 2 12 9 माइनस 12 माइनस 3/2, ये है आपका यहाँ से। और यहाँ से आ जाएगा ये 2 है 4/2 2 2 माइनस 4 माइनस 2 और प्लस 2, ये प्लस का 2 हो गया। प्लस 9 2 18 18 माइनस 9 9, तो ये 9/2 है पॉजिटिव। और यहाँ से देखते हैं 3 2 6 6 माइनस 1 5 5/2 यानी माइनस का 5/2, ये है। बस अब इसके बाद आपका ये फाइनली आ जाएगी वैल्यू। हम जरा इसको पहले पुराने वाले को हटा देते हैं यहाँ पे और हम वैल्यूज लिख लेते हैं। तो क्या आएगा फाइनली देख लेते हैं। 3 and 1 4/2, तो ये आ गया। 2 2 4 4 माइनस 3, तो ये आपका 1/2 आ गया। प्लस 2 2 4 4 माइनस 3, ये भी 1/2 आ गया। प्लस 9 में से 5 गया 4/2, ये भी आ गया। तो ये आ गया 4 1 5 6 4 10/2, दैट इज 5। तो आपका आंसर हो गया 5। तो ये कैलकुलेशन का भी थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे ध्यान रखना है। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो हमारा 28 क्वेश्चन था जिसके हमने 2 पार्ट देखे थे, इसका आंसर आपका 5 आ गया। इस वाले हिस्से का 5 आपका आंसर आया। तो हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन से किया और ये हमने एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन किया है। तो आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो हमने 28 तक कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम 29 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। 29, 30 और 31, अभी ये 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हमारे हैं। फिर हम सेक्शन डी करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन और सेक्शन डी के 4 क्वेश्चन इंक्लूडिंग दी चॉइस क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।